डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी हमारे द्वारा एडिट, अनुवादित और अनुकूलित की गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता मिलती है तो वो मात्र संयोग है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी YouTube पर उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसका संपादन और अनुवाद विशेष रूप से हमारे द्वारा किया गया है। एपिसोड 351 पछतावा हो रहा है। बैक स्टेज का दरवाजा अचानक खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी उत्साह से भरा हुआ अंदर आया। उपनिर्देशक निर्माता तुरंत सम्मान के साथ खड़ा हो गया। उसकी आज की उपलब्धियां उपनिर्देशक के समर्थन का ही परिणाम थी। ये उसका उपकारी था। जैसे ही उपनिर्देशक कमरे में घुसा, उसने सीधे पूछा, वर्मा, क्या ये तुम्हारी व्यवस्था थी कि ईशा मंच पर प्रदर्शन करे? निर्माता उपनिर्देशक के इरादे को लेकर अनिश्चित था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। तुमने बहुत अच्छा किया। उपनिर्देशक ने उत्साह से उसके कंधे पर थपकी दी और कहा, वो गाना सुनने में सचमुच बहुत अच्छा है। मैं ऊपर कुछ नेताओं के साथ मनोरंजन कर रहा था और हम बस बातें कर रहे थे कि अचानक हमने ये गाना सुना। सब शांत हो गए और अंत तक सुनते रहे। मैं तुम्हें बताता हूं, एक नेता तो उसे सुनते सुनते सो ही गए। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? उस नेता को लंबे समय से नींद ना आने की समस्या थी। वर्मा, इस गाने के साथ और ऐसे प्रदर्शन के साथ वाह वाह कहने की आवश्यकता नहीं। कल की रेटिंग का चैंपियन निश्चित रूप से हम ही होंगे। इसके अलावा मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, ये रेटिंग्स आसमान छू जाएंगी। ये बहुत बढ़िया है, तुमने बहुत सुंदर काम किया। उपनिर्देशक की प्रशंसा सुनकर निर्माता को लगभग रोना आ गया। हाई स्टेशन पर जो गाने वे गाते हैं, उनके संगीत अधिकार हमारे पास साझा होते हैं न। उपनिर्देशक ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे हमें अपने स्टेशन पर बारी बारी से चलाना होगा। मैं निर्देशक से आवेदन करूंगा, कोई समस्या नहीं होगी। उपनिर्देशक को ऊंचे मनोबल के साथ जाते देख निर्माता ने जल्दी से कहा, उपनिर्देशक कृपया एक क्षण रुकिए। क्या बात है? उपनिर्देशक ने मुड़कर खुशी से पूछा। ये निर्माता ने बहुत देर तक हिचकिचाया, फिर धीमी आवाज में कहा, उसके गाने के और हमारे टेलीविजन स्टेशन के बीच संगीत अधिकारों का कोई साझा नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? उपनिर्देशक की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। क्या हमारे अनुबंध में ये नहीं लिखा है, जो कोई भी यहाँ गायन प्रतियोगिता में भाग लेने आता है, हम उसके संगीत अधिकारों को अपने टेलीविजन स्टेशन के साथ साझा करते हैं और हम इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। उसने हमारे साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है। निर्माता ने मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी आवाज में कहा। क्या उपनिर्देशक की आंखें लगभग बाहर निकल आई? समाप्त कर दिया? क्या हुआ? क्या वो अनुबंध के अधीन नहीं थी? उसने कब समाप्त किया? मुझे कैसे पता नहीं चला? ये अभी अभी हुआ। निर्माता ने धीरे से कहा, आप जानते हैं, पहले उसकी वो साहित्यिक चोरी की घटना हुई थी तो मैंने सोचा कि इससे कार्यक्रम पर असर पड़ेगा और मैंने उसका अनुबंध समाप्त कर दिया। क्या तुमने ये क्या कर दिया? उपनिर्देशक ने उतावलेपन से कहा, तुमने उसका अनुबंध कैसे समाप्त कर दिया? इतने अच्छे गाने के साथ हम दूसरा कहां से ढूंढेंगे? अगर किसी दूसरे टेलीविजन स्टेशन को प्रसारण अधिकार मिल गए तो क्या हमारी सारी मेहनत व्यर्थ नहीं हो जाएगी? उपनिर्देशक ने विलाप किया। तुम क्या सोच रहे थे? तुम बेहतर होगा कि उस अनुबंध पर फिर से हस्ताक्षर करने का कोई उपाय निकालो। उनसे अच्छी तरह बात करो। कुछ रियायतें देना ठीक है, मैं निर्णय लूंगा। निर्माता पसीने से तरबतर था और धीमी आवाज में बोला, ये शायद काम नहीं करेगा। क्यों नहीं? उपनिर्देशक ने क्रोध में कहा। अनुबंध समाप्त करते समय बात थोड़ी बिगड़ गई थी। निर्माता ने फुसफुसाते हुए कहा, उसने जुर्माना चुकाया 7,30,000। जब उसने आखिरी संख्या का उल्लेख किया तो निर्माता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि एक बार ये संख्या कह दी गई तो उपनिर्देशक निश्चित रूप से आग बबूला हो जाएगा। जैसा कि निर्माता ने उम्मीद की थी, उपनिर्देशक तुरंत आग बबूला हो गया। कितना? 7,30,000 जुर्माना? इतना अधिक क्यों है? मुझे याद है कि अनुबंध में कहा गया था कि जुर्माना अधिकतम 50 लाख से अधिक नहीं होगा, और वो भी शीर्ष स्तर के सितारों के लिए। वे बस एक गाना गाने आते हैं, जुर्माना इतना अधिक कैसे हो सकता है?
तुमने क्या किया है? क्या तुम जानबूझकर उसके लिए कठिनाइयां पैदा कर रहे हो? निर्माता ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, जबकि उपनिर्देशक क्रोध से कांप रहा था, निर्माता की ओर इशारा करते हुए। तुम मैं सच में नहीं जानता कि तुमसे क्या कहूं। भूल जाओ, तुम खुद इससे निपटो, मेरा हो गया। उपनिर्देशक गुस्से में बाहर निकल गया और निर्माता निराशा से भरे चेहरे के साथ वहीं रह गया। अगर उसे पता होता कि ईशा ऐसा गाना बना सकती है तो वो ऐसा कभी नहीं करता। एक गहरी सांस लेते हुए निर्माता ने अपने दांत पीसे और कहा, धत तेरे की वो कितना भी अच्छा गाए, इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि तुमने साहित्यिक चोरी की है। शायद ये गाना भी चोरी का है। मेरे लिए तुरंत इसकी जांच करो, पता लगाओ कि इस गाने का मूल संगीतकार कौन है। जी पास खड़े व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन कमरे से बाहर निकलने से पहले ही मंच पर अचानक कुछ हो गया। उसी समय टेलीविजन स्टेशन के पीछे एक कमरे में सितारा एंटरटेनमेंट के कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें पिता पुत्र चेयरमैन सिसोदिया और विक्रम सिसोदिया भी शामिल थे। ईशा का गाना सुनने के बाद वे भी मंत्रमुग्ध हो गए। हालांकि जब वे होश में आए तो सभी चुप हो गए। उद्योग से बाहर के लोगों के लिए भी इस गाने का मूल्य स्पष्ट था, और जो लोग उद्योग में थे वे अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह का एक क्रांतिकारी गाना विश्व स्तर पर संगीत की दुनिया पर क्या प्रभाव डाल सकता है। अगर ईशा अभी भी उनकी कंपनी के साथ होती तो सितारा एंटरटेनमेंट एक और स्तर ऊपर उठकर देश की शीर्ष मनोरंजन कंपनियों में से एक बन जाती। इसके अलावा इसकी वजह से उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना भी असंभव नहीं था। ये गाना जो लाभ ला सकता था वो 57 करोड़ की कई राशियों से कहीं अधिक होता, क्योंकि ये गाना दुनिया भर में संगीत उद्योग को बदल देता। लेकिन अब ईशा उनकी कंपनी के साथ नहीं थी। ये अवसर सीधे उनके हाथ से निकल गया था। एक लंबी चुप्पी के बाद विक्रम सिसोदिया ने अपने पिता चेयरमैन सिसोदिया पर एक नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, वो कितना भी अच्छा गाए, वो अभी भी एक ऐसी व्यक्ति है जिसने साहित्यिक चोरी से शुरुआत की थी। इसमें इतना महान क्या है? तुम लोग बाहर जाओ और हंगामा करो, उसकी साहित्यिक चोरी के विषय को फिर से उठाओ। देखते हैं कि वो मंच से कैसे उतरती है। चेयरमैन सिसोदिया ने विक्रम सिसोदिया को घूरकर देखा और चिल्लाया, चुप रहो। समझे, अगर तुम हंगामा करने के लिए इतने उत्सुक नहीं होते तो ऐसा कैसे होता? मैंने हमेशा तुमसे कहा है, भले ही किसी पर साहित्यिक चोरी का संदेह हो, स्थिति को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन में एक गुंजाइश छोड़ो ताकि हम भविष्य में अच्छे संबंधों के साथ मिल सके। अब तुमने क्या किया है? 57 करोड़ की कई राशियां गवा दी। विक्रम सिसोदिया का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया और उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, पिताजी, ये सब मेरी गलती नहीं है। वे बूढ़े लोग हमेशा ईशा पर नजर गड़ाए रहते थे। ये एक अवसर था। मैंने सोचा अगर वो छिपे हुए नियमों को स्वीकार कर लेती तो शायद बाद में हम उसे बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाते। चुप रहो, चेयरमैन सिसोदिया चिल्लाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? क्या वे बूढ़े लोग? तुम बस कामुक हो। मैं तुम्हें बता दूं, अब तुम कंपनी के प्रबंधन में शामिल नहीं हो, वरना तुम्हें मेरी संपत्ति का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। विक्रम सिसोदिया चुप हो गया। उसका चेहरा संयम बरतने के प्रयास में लाल हो गया था। फिर भी उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। एक पल की चुप्पी के बाद चेयरमैन सिसोदिया ने धीरे से कहा, दिनेश जी, जाकर जांच करो कि क्या उसका गाना साहित्यिक चोरी है। उसकी रचनात्मक क्षमता के साथ वो इतना अच्छा संगीत नहीं बना सकती थी। पता लगाओ कि इसे किसने बनाया है और किसी भी कीमत पर इसे खरीद लो। विक्रम सिसोदिया की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने खुशी से कहा, सही, अगर हम ये गाना खरीद लेते हैं तो हमारी कंपनी बहुत पैसा कमाएगी, और अगर वो फिर से साहित्यिक चोरी करती है तो वो अपनी जिंदगी में कभी उबर नहीं पाएगी। अपना मुंह बंद रखो, चेयरमैन सिसोदिया गुस्से से बोला। चौंक कर विक्रम सिसोदिया कांप गया और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दिनेश जी ने सिर हिलाया जाने के लिए मुड़े, तभी एक आदमी अचानक चिल्लाया, अरे देखो मंच पर क्या हो रहा है। मंच की बत्तियां पूरी तरह से बुझ गई। फिर प्रकाश की एक किरण ईशा पर पड़ी। ईशा के पीछे प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई बड़ी स्क्रीन थी।
मूल रूप से वे मंच पर ईशा की छवि दिखा रही थी। हालांकि उस क्षण में स्क्रीन अचानक बदल गई और एक वीडियो फीड प्रदर्शित होने लगा। इसके बाद ईशा ने बोलना शुरू किया, देवियों और सज्जनों, कुछ समय पहले मेरे गाने से जुड़े साहित्यिक चोरी के विषय ने कई लोगों को निराश किया। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से हतोत्साहित कर दिया था, लगभग मुझे मनोरंजन उद्योग से बाहर कर दिया था। सौभाग्य से मेरे मित्रों ने मुझे सबूत खोजने में मदद की। इस मामले में मेरी बेगुनाही साबित की। कार्यक्रम स्थल पर तुरंत हंगामा मच गया। इस मामले ने काफी हलचल मचाई थी। ईशा को सबूत कहां से मिले, विवरण के लिए कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। ईशा थोड़ा किनारे हो गई। इस बिंदु पर बड़ी स्क्रीन से जुड़ा वीडियो चलने लगा, जिसमें लावण्या की यूएसबी ड्राइव के क्लिप दिखाए जा रहे थे। पहला वीडियो समाप्त होने के बाद पूरा कार्यक्रम स्थल हंगामे से गूंज उठा। भीड़ का अधिकांश हिस्सा आपस में बातें कर रहा था। बैकस्टेज में निर्माता हक्का बक्का रह गया। उसने ऐसे उलटफेर की उम्मीद नहीं की थी। इसका मतलब था कि ईशा का इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि ईशा के शो में आने से कोई समस्या नहीं होगी? इसके अलावा इतने लंबे समय तक उद्योग में रहने के कारण निर्माता अच्छी तरह जानता था कि इस तरह के दोष मुक्ति के क्या प्रभाव होंगे। साहित्यिक चोरी का कांड सामने आने के बाद ईशा वस्तुतः सार्वजनिक निंदा का निशाना बन गई थी। यहां तक कि उसके प्रशंसक भी उसके खिलाफ हो गए थे। उस अवधि के दौरान ईशा ने निश्चित रूप से बहुत कठिनाई सहन की थी। अब इस साफ सुथरे मामले से ईशा की बेगुनाही साबित होने के साथ उसके प्रशंसक आधार में एक प्रतिशोधी उछाल आएगा। उसके प्रशंसक उसे गलत समझने के लिए दोषी महसूस करते हुए उसका और भी अधिक समर्थन करेंगे। जो लोग उसे नहीं जानते थे, इस घटना के बाद वे भी शायद उसके प्रशंसक बन जाएंगे। एक सितारे के लिए ऐसा अवसर अत्यंत दुर्लभ था। ईशा, जो पहले से ही इस अखिल भारतीय गायन प्रतियोगिता के शीर्ष सितारों में से एक थी, इस परीक्षा के बाद अपने गाने के साथ निस्संदेह सबसे आकर्षक बन जाएगी। अगर वह इस प्रतियोगिता में बनी रहती तो आगे जो कुछ भी होता, दर्शकों की संख्या आसमान छूती रहती। हालांकि अगर वो इस प्रतियोगिता में नहीं होती और उसके अनुबंध समाप्त होने की खबर बाहर निकल जाती तो शो शायद बर्बाद हो जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर किसी अन्य नेटवर्क ने ईशा को साइन कर लिया और वो एक नए शो में दिखाई दी तो ये एक बड़ी समस्या होगी। ये उनके नेटवर्क के लिए एक घातक झटका होगा। उस स्थिति में अपने भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने के बजाय निर्माता ने सोचा कि नेटवर्क के अधिकारी उसे चीरफाड़ देंगे। फिर दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो चलाया गया। सभी वीडियो दिखाए जाने के साथ पूरी घटना क्रिस्टल की तरह साफ हो गई। एक मूर्ख भी देख सकता था कि ये लावण्या और उस दूसरे व्यक्ति की ईशा को फंसाने की एक चाल थी। दृश्य निराशा की चीखों से भर गया था, क्योंकि ईशा के प्रशंसक जिन्होंने घटना के कारण उस पर हमला किया था, अब लगातार रो रहे थे। कई लोग नाक और आंसू के साथ जोर जोर से माफी मांग रहे थे। यहां तक कि जो लोग पहले ईशा के प्रशंसक नहीं थे, उन्होंने भी इस घटना के कारण उसके लिए नया सम्मान प्राप्त कर लिया था। कि ईशा इस तरह की परीक्षा से गुजर सकती थी और फिर भी इतना प्रभावशाली काम कर सकती थी, ये वास्तव में प्रशंसनीय था। अंत में इस घटना के कारण उपस्थित लोग ज्यादातर ईशा के प्रशंसक बन गए। सभी उसके लिए जयकार और उत्साहवर्धन कर रहे थे। इस विकास के परिणाम स्वरूप बैकस्टेज में सभी के लिए एक अजीब स्थिति भी पैदा हो गई। सितारा एंटरटेनमेंट में चेयरमैन सिसोदिया, जो सोफे पर झुका हुआ था, सीधा हो गया। उसने टेलीविजन पर दृश्य देखते हुए अपने दांत भींच लिए, पूरी तरह से हक्का बक्का। दूसरों ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि ईशा अपना नाम साफ कर पाएगी? ये कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस कदम के बाद ईशा का भविष्य क्या होगा, क्या ये पूछने की भी आवश्यकता है। हालांकि ईशा को अब केवल एक प्रथम श्रेणी की अभिनेत्री माना जा सकता है। इस घटना के बाद वो निस्संदेह एक शीर्ष श्रेणी की सुपरस्टार बन जाएगी। अभी कितनी मनोरंजन कंपनियां एक शीर्ष श्रेणी के सुपरस्टार होने का दावा कर सकती हैं?
सितारा एंटरटेनमेंट ने अभी अभी अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता खो दिया था। विक्रम सिसोदिया का चेहरा राख जैसा हो गया था जब वो सतर्कता से चेयरमैन सिसोदिया को देख रहा था। चेयरमैन सिसोदिया ने अचानक मेज पर रखा रिमोट पकड़ा और उसे विक्रम सिसोदिया के सिर पर फेंक दिया, जोर जोर से कोसते हुए, तुमने देखा, मैंने क्या कहा था। विक्रम सिसोदिया ने उदास चेहरे के साथ धीरे से कहा, पिताजी, मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से निकलेगा। चेयरमैन सिसोदिया ने गरजते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है, जीवन में कुछ गुंजाइश छोड़ो ताकि तुम भविष्य में लोगों का सामना कर सको। ये घटना मुझे समझाओ, तुम इसे कैसे संभालोगे। उसके चेहरे पर शिकायत और क्रोध के मिश्रण के साथ विक्रम सिसोदिया एक पल के लिए चुप हो गया और फिर अचानक दांत पीसते हुए बोला, पिताजी, हम उस वीडियो को गंभीरता से नहीं ले सकते। शायद ये नकली है, शायद ये लावण्या थी जिसने उसके साथ मिलकर वीडियो शूट करने की साजिश रची। क्या मैं किसी को जांच करने के लिए कहूं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? चेयरमैन सिसोदिया ने दहाड़ते हुए कहा, तुम एक वीडियो की तारीख को कैसे नकली बना सकते हो? कोई भी कंप्यूटर विशेषज्ञ इसका पता लगा सकता है। अगर वे इसे सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं तो बेशक वे इसकी जांच से नहीं डरते। और क्या तुम मूर्ख हो? देखो, लावण्या को खरीदने कौन गया था? विक्रम सिसोदिया ने ध्यान से देखा और बुदबुदाया, ये कौन है? ये हुकुम परिवार से कोई है। चेयरमैन सिसोदिया ने दहाड़ा, हर्षद हुकुम, हर्षिता का सातवां चाचा, उस कंपनी का जनरल मैनेजर जिसमें हर्षिता है। विक्रम सिसोदिया की आंखें चौड़ी हो गई। क्या इसका मतलब है पर्दे के पीछे हर्षिता साजिश रच रही थी? भले ही हर्षिता इसके पीछे थी या नहीं, तुम्हें एक बात समझने की आवश्यकता है। चेयरमैन सिसोदिया ने गुस्से से कहा, भले ही लावण्या ईशा के साथ वीडियो बनाने की साजिश के लिए सहमत हो जाती, हर्षद हुकुम ऐसा कभी नहीं करता। तो बिना किसी संदेह के ये हुकुम परिवार था जिसने लावण्या को रिश्वत दी, जानबूझकर ईशा को फंसाने की साजिश रची। ये विक्रम सिसोदिया आश्चर्य से मुंह बाय रह गया। क्या इसका मतलब ये था कि ईशा निश्चित रूप से सभी आरोपों से अपना नाम साफ करने जा रही थी? टेलीविजन स्टेशन के एक दूसरे आराम कक्ष में हर्षिता का लाउंज था। हुकुम परिवार का उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभाव था और हुकुम परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते हर्षिता को स्वाभाविक रूप से टेलीविजन स्टेशन आने पर उच्चतम स्तर का व्यवहार मिलता था। हालांकि इस समय हर्षिता गुस्से में थी, कमरे में सब कुछ तोड़फोड़ रही थी। उसके बगल में कई सहायक खड़े थे, सभी कांप रहे थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। ये सर्वविदित था कि हर्षिता का स्वभाव खराब था और इन सहायकों ने उसके साथ लंबे समय तक काम करने के बावजूद उसे कभी इतना नाराज नहीं देखा था। हर्षिता ने गुस्से में चिल्लाया, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम इसके बारे में जानते हो या नहीं? सहायकों ने एक दूसरे को देखा सिर हिलाते हुए। तुम नहीं जानते, हर्षिता ने तड़क कर कहा, सातवें चाचा इसके पीछे हैं और उन्होंने तुम्हें नहीं बताया क्या सोचते हो? मैं बहुत अच्छी हूं और तुम मुझे सच नहीं बता सकते। ठीक है, मैं तुमसे और नहीं पूछूंगी। मैं अपने दूसरे भाई को आकर तुमसे पूछने दूंगी, फिर देखूंगी कि तुम बोलोगे या नहीं। सभी का चेहरा बदल गया, ये जानते हुए कि हर्षिता का दूसरा भाई कुख्यात रूप से पागल था। उसके हाथों में पड़ना अच्छा नहीं होता। मिस, ये मामला हमने बॉस सातवें से इसका कुछ उल्लेख सुना था, एक सहायक ने कांपती आवाज में कहा। तो तुम जानते थे? हर्षिता ने गुस्से में कहा। जब तुम जानते थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सहायक ने एक अजीब भाव के साथ धीरे से कहा। बॉस सातवें को लगा कि मिस बहुत ईमानदार है और न्याय की प्रबल भावना रखती है। उन्हें डर था कि आप इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने हमें आपको न बताने का निर्देश दिया ताकि योजना विफल न हो। हर्षिता और भी भड़क गई। अगर वह जानता था कि मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी तो फिर भी ऐसा क्यों किया? योजना विफल हो गई है। क्या ये योजना अब सफल हो गई है? मैंने पहले भी कहा है, ईशा और मेरे बीच की प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष है। मैंने उसके खिलाफ कभी भी किसी पारिवारिक प्रभाव या तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर भी तुमने क्या किया है? तुम्हें लगता है कि मैं उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, इसलिए तुम मुझ पर दया दिखाकर मेरी मदद करना चाहते हो। सहायक भयभीत थे, जोर जोर से सिर हिला रहे थे।
मुझे पता था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। हर्षिता ने गुस्से से कहा, हाल ही में ऐसा लगता है जैसे सभी घरेलू मीडिया को खरीद लिया गया है, बेशर्मी से ईशा को निशाना बना रहे हैं और एक भी उसके पक्ष में नहीं बोल रहा है। मुझे लगा कि कोई पर्दे के पीछे से तार खींच रहा है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये तुम मेरी पीठ पीछे कर रहे हो। समूह अवाक था। ये उनका काम नहीं था, ये सब हर्षद हुकुम का काम था। वे इस तरह की कोई चीज आयोजित करने में सक्षम नहीं थे। थोड़ी देर अपना गुस्सा निकालने के बाद हर्षिता ने मंच पर ईशा को देखा और एक आह भरी, लेकिन उसने वो गाना बहुत अच्छा गाया। इस बार मैं हार मानती हूं मिस, ये सिर्फ एक गाना है। उसके बगल में एक सहायक ने जल्दी से कहा, एक गाना ही बाकी सभी को मात देने के लिए काफी है। हर्षिता ने तीखेपन से कहा, फिर अचानक अपनी भौहें सिकोड़ ली। हालांकि ये गाना उसका नहीं हो सकता। तुम जाओ और पता लगाओ कि संगीतकार वास्तव में कौन है। मैं चाहती हूं कि वो व्यक्ति मेरे लिए एक गाना लिखे। समझे जी। समूह तुरंत सीधा खड़ा हो गया। उसी समय कार्यक्रम टीम के कमरे में उन वीडियो को देखने वाले निर्माता निराशा से रोने के करीब थे। ईशा ने अपना नाम साफ कर लिया था और उस गाने के साथ वो लोकप्रियता में आसमान छूने वाली थी। अगर वो इस प्रतियोगिता में बनी रहती तो वो निश्चित रूप से इस शो को देश का सर्वश्रेष्ठ बना देती और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकता था। लेकिन उन्होंने पहले ही उसके साथ अनुबंध समाप्त कर दिया था। अनुबंध समाप्ति जय सिन्हा के हाथों में थी और उन्हें जुर्माना शुल्क मिल गया था, जिसने केवल उनकी पीड़ा को और बढ़ा दिया था। तभी दरवाजा फिर से खोला गया। इस बार 4-5 लोग अंदर आए, जिनका नेतृत्व 50 के दशक का एक मोटा ताजा आदमी कर रहा था, जिसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। स्टेशन मैनेजर निर्माता ने चिल्लाया जैसे ही सब खड़े हो गए। ये टीवी स्टेशन का प्रमुख था, सर्वोच्च अधिकारी। वर्मा, तुमने कितना बढ़िया शो बनाया है। स्टेशन मैनेजर एक जोरदार हंसी के साथ निर्माता के पास गया। उसने शायद ही कभी निर्माता के कंधे पर थपकी दी हो। मुझे सच में ईशा से ऐसे उलटफेर की उम्मीद नहीं थी। वाह वाह, ये तो किसी फिल्मी कहानी के मोड़ से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये गाना अद्भुत है और ये उलटफेर एकदम सही है। क्या तुम जानते हो, गाना खत्म होते ही हमारी दर्शक संख्या ने पहले ही एक रिकॉर्ड बना लिया था और उन वीडियो के चलने के बाद जब उसने अपना नाम साफ किया तो हमारी दर्शक संख्या लगभग 30% तक पहुंच गई। क्या निर्माता लगभग बेहोश हो गया। 30% की दर्शक दर कुछ ऐसी थी जो टेलीविजन के इतिहास में शायद केवल रात की खबरों और सीसीटीवी के नए साल के गाला ने ही हासिल की थी। तो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमने अच्छा किया। स्टेशन मैनेजर ने उत्साह से कहा, मैं अभी दूसरे प्रांतीय स्टेशनों के कुछ लोगों के साथ भोजन कर रहा था। टीवी पर हमारा कार्यक्रम चल रहा था। वे सभी मुश्किल से ध्यान दे रहे थे, लेकिन जैसे ही ईशा ने गाना शुरू किया, सभी का ध्यान केवल स्क्रीन पर केंद्रित हो गया। यहां तक कि वेटर भी खाना परोसना भूल गए। क्या वो गाना अद्भुत नहीं है? तो मैं अपना भोजन खत्म किए बिना यहां वापस आ गया। वर्मा, तुमने एक अविश्वसनीय काम किया है। तुम्हें पता नहीं, दूसरे प्रांतीय स्टेशनों के वे लोग ईर्ष्या से हरे हो रहे थे। उनमें से 2 हमारी दर्शक संख्या से आगे निकल रहे थे। हर समय हमें नीची नजर से देखते थे। आज रात ईशा के गाने के बाद वे लगभग रोने वाले थे। जब वो वीडियो खत्म हुआ तो मैंने एक स्टेशन मैनेजर को वास्तव में रोते हुए देखा। धत तेरे की, मैंने आखिरकार इतने सालों से सहे गए सारे गुस्से का बदला ले लिया है। स्टेशन मैनेजर जोर जोर से हंसा। एक आदमी जो आमतौर पर बहुत संयमित और अपने शब्दों से सावधान रहता था, कभी ऐसा नहीं था। यहां तक कि गाली भी दे रहा था। हालांकि इससे पता चलता है कि वह कितना खुश था। लेकिन स्टेशन मैनेजर जितना अधिक रोमांचित था, निर्माता का भाव उतना ही दबा हुआ हो गया। अगर ईशा ने अनुबंध समाप्त नहीं किया होता तो निर्माता शायद अब तक जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़ रहा होता। ईशा के अनुबंध समाप्त करने के साथ निर्माता को लगा कि वो किसी ऊंची इमारत से कूदने के लिए भी तैयार हो सकता है। उप स्टेशन मैनेजर द्वारा पहले ही उसे डांटने के बाद
और अब स्टेशन मैनेजर के आने के साथ निर्माता ने पूरी तरह से हार मान ली। स्टेशन मैनेजर के थोड़ी देर बड़बड़ाने के बाद ये देखते हुए कि निर्माता चुप था, उसने उत्सुकता से कहा, वर्मा, क्या तुम खुश नहीं हो? ओह, चिंता मत करो, मैं समझता हूं कि तुम्हें स्टेशन की व्यवस्थाओं से कुछ असंतोष है। आज से स्टेशन निश्चित रूप से विभिन्न नीतियों के साथ तुम्हारे पक्ष में झुकेगा। इस कार्यक्रम के लिए मैं तुम्हें उत्पादन बजट में और 200 करोड़ दूंगा, कैसा रहेगा? मैं निर्माता खून रोना चाहता था। पहले उसे सिर्फ 5 करोड़ का उत्पादन बजट जुटाने के लिए भीख मांगनी और गिड़गिड़ाना पड़ता था, जो भारत में पहले से ही एक दुर्लभ उपलब्धि थी। अब स्टेशन मैनेजर के कुछ शब्दों से ही 200 करोड़। उसे बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन क्या वो अब खुश हो सकता था? अगर तुम्हें कोई कठिनाई है तो बस मुझे बताओ, निर्देशक ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा। समस्या चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी पूरी शक्ति से मदद करूंगा। अगर तुम्हें और धन की आवश्यकता है तो स्टेशन से ले लो, जितना भी तुम्हें चाहिए। अगर कोई नीतिगत विषय है तो मैं जाकर उसे तुम्हारे लिए साफ कर दूंगा। प्रसारण का समय मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा स्लॉट व्यवस्थित करूंगा और अन्य सभी कार्यक्रमों को हटा दूंगा। कैसा रहेगा? क्या तुम प्रेरित महसूस कर रहे हो? निर्माता और नहीं रोक सका और उसने खून की उल्टी कर दी। अरे नहीं वर्मा, तुम्हें क्या हो गया? निर्देशक ने घबराहट में कहा। क्या तुम बहुत थक गए हो? तुम खून क्यों उगल रहे हो? तुमने इस कार्यक्रम के लिए सच में बहुत मेहनत की है। स्टेशन तुम्हारे प्रयासों को नहीं भूलेगा। और नहीं, मैं निर्माता पागल होने के करीब था। अपने दांत भींचते हुए उसने खुद को होश में रहने के लिए मजबूर किया और कांपती आवाज में बोला, निर्देशक, मैं मेरे पास आपको बताने के लिए एक बुरी खबर है, कहो कोई बात नहीं। चाहे जो भी हो, स्टेशन तुम्हारा तहे दिल से समर्थन करेगा, निर्देशक ने ईमानदारी से कहा। फिर से खून की उल्टी करने की इच्छा को दबाते हुए निर्माता ने कांपती आवाज में कहा, ईशा ने हमारे साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है। अनुबंध समाप्त कर दिया है, ये एक छोटी सी बात है। निर्देशक अभी भी मुस्कुरा रहा था जब उसने जवाब दिया, लेकिन बीच में ही रुक गया। अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका भाव तुरंत बदल गया। तुमने क्या कहा? किसने अनुबंध समाप्त कर दिया? तुम बेहतर होगा कि इसे साफ करो, हरामखोर, साफ साफ बताए ईशा। निर्माता के होंठ कांप रहे थे। ईशा को क्या हुआ? उसने अनुबंध समाप्त कर दिया। किसने अनुबंध समाप्त कर दिया? ईशा ने अनुबंध समाप्त कर दिया। एक दर्जन से अधिक बार बार पुष्टि करने के बाद निर्देशक ने आखिरकार वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। वो खड़ा हुआ, कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया, लगभग गिरते गिरते बचा और पास के लोगों ने जल्दी से उसे सहारा दिया। गहरी सांसें लेते हुए निर्देशक ने अपनी शांति वापस पाने की बहुत कोशिश की। बहुत उत्तेजित मत होइए, निर्देशक निर्माता ने धीरे से कहा। यह मामला उन्होंने अनुबंध समाप्त करने पर जोर दिया। मैं तेरी मां का मैं। निर्देशक ने अचानक गुस्से में गाली दी। आगे बढ़कर निर्माता का गला पकड़ लिया, उसे जमीन पर पटक दिया और बेरमी से उसे लात मारना शुरू कर दिया। निर्देशक निर्माता दर्द से चिल्लाया, लेकिन कौन हस्तक्षेप करेगा? निर्देशक अब एक क्रोधित शेर की तरह था। थोड़ी देर बाद निर्देशक की आंखें उलट गई और वो वही गिर पड़ा। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, उनकी दवा लाओ। पास के लोगों ने जल्दी से उसकी दवा लाकर उसे खिलाई। काफी देर बाद निर्देशक धीरे धीरे होश में आया और लोगों ने उसे अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। अस्पताल की कोई आवश्यकता नहीं, निर्देशक ने कमजोर रूप से हाथ हिलाया, पास के एक सोफे पर लेट गया और कांपती आवाज में कहा, तुम लोग मेरे लिए उसे पीटो। सबने एक दूसरे को देखा। निर्देशक का मतलब निर्माता से था। वो उन्हें निर्माता को पीटने का निर्देश दे रहा था। निर्माता टूटने की कगार पर था। तुम्हें दिल का दौरा पड़ रहा है और तुम अभी भी मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? निर्देशक ने दहाड़ते हुए कहा, मेरे लिए उसे पीटो। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। अगर तुम उसे नहीं पीटते तो दफा हो जाओ, मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। लोगों ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और निर्माता पर टूट पड़े मुक्कों और लातों की बौछार कर दी, जिससे वो लगातार रोता रहा। उसी समय एक दूसरे कमरे में
एक अधेड़ उम्र का आदमी बर्फीले भाव के साथ बैठा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हर्षद हुकुम था, जिसने लावण्या के साथ सौदा किया था। अभी अभी जो वीडियो चलाया गया था उसने उसे भी प्रसिद्ध कर दिया था, क्योंकि कई लोगों ने उसे पहचान लिया था। इस मामले ने उसे बहुत महंगा पड़ा था। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि एक युवक बाहर से अंदर आया, धीमी आवाज में बोला, बॉस, सब कुछ व्यवस्थित है। वो छोटी स्टार टीवी स्टेशन पर है, मंच पर आने वाली है। अच्छा, हर्षद हुकुम ने दांत पीसे वो छोटी सी छोकरी सोचती है कि वो इन वीडियो से पासा पलट सकती है। मैं उसे बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने पर क्या होता है। हे युवक हंसा, बॉस, इतने सारे लोग देख रहे हैं। बहुत से लोग उस छोटे स्टार को मंच पर ईशा के साथ उसके गर्मा गर्म अतीत के बारे में बात करते सुनना पसंद करेंगे। वो साहित्यिक चोरी को तो साफ कर सकती है, लेकिन उसकी निजी जिंदगी का क्या? ईशा अभी भी आपके सामने कुछ नहीं है। बॉस, मंच पर वीडियो खत्म होने के बाद ईशा अभी तक गई नहीं थी। अचानक भीड़ में हंगामा हो गया। फूलों का एक गुलदस्ता लिए एक आकर्षक युवक दौड़ता हुआ आया, चिल्लाते हुए, ईशा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें छोड़ना मेरी गलती थी। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? इस आवाज की ध्वनि पर तुरंत हंगामा मच गया और सभी की निगाहें उस युवक पर टिक गई। क्या वो आकाश खन्ना नहीं है? आकाश खन्ना कौन है? वो तीसरे दर्जे का स्टार है जो लगातार ईशा के साथ संबंध होने का दावा करता रहा। उसने बाद में कहा कि उसने ईशा को छोड़ दिया और उसकी अव्यवस्थित निजी जिंदगी के लिए उसकी आलोचना भी की। वो आदमी है, भगवान, ईशा की पसंद कितनी खराब है कि उसने उसके जैसे किसी को चुना, कौन जानता है। लेकिन मैंने सुना है कि ईशा की निजी जिंदगी ढीली है, इसीलिए इस तरह की गपशप होती है। शायद वो किसी को मना नहीं करती। हस्तियों के लिए क्या ये सामान्य नहीं है? हमेशा महिला सितारे छोटे मोटे अभिनेताओं के साथ बाहर जाती है। पुरुष सितारे लड़कियों का पीछा करते हुए क्लबों में जाते हैं। वो इतना अच्छा गाती है, लेकिन इतनी चरित्रहीन जिंदगी जीती है। क्या बर्बादी है? उसे बस मासूम छवि को छोड़ देना चाहिए और चरित्रहीन महिला के रास्ते पर चलना चाहिए। हाँ, हंसी और बकबक लगातार जारी थी। कुछ लोग ईशा का समर्थन कर रहे थे, लेकिन दूसरे उसकी निजी जिंदगी के विषयों पर ताना मार रहे थे। आखिरकार कोई कितना भी अच्छा गाए, अगर उसका चरित्र दोषपूर्ण है तो ये अभी भी स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा ईशा को हमेशा शुद्ध और मासूम के रूप में देखा गया था और अचानक उसकी निजी जिंदगी के साथ इस तरह के विषय लोगों के लिए स्वीकार करना कठिन था। आकाश खन्ना को देखकर ईशा का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। ये वही आकाश खन्ना था जिसने उसके एक नाटक में एक छोटी भूमिका निभाई थी, उसे कई बार परेशान किया था और ईशा द्वारा गंभीर रूप से डांटे जाने के बाद फिर कभी उसके पास आने की हिम्मत नहीं की। फिर भी साहित्यिक चोरी का कांड सामने आने के बाद आकाश खन्ना तुरंत सामने आ गया, ये दावा करते हुए कि उसका ईशा के साथ संबंध था और उसकी निजी जिंदगी को चरित्रहीन बताकर उसे बदनाम किया। ईशा जानती थी कि लोग दुर्भावनापूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतना बेशर्म हो सकता है। आकाश खन्ना पूरी तरह से बेशर्मी का प्रतीक था। अब जब ईशा ने आखिरकार साहित्यिक चोरी से अपना नाम साफ कर लिया था, तो आकाश खन्ना फिर से प्रकट हो गया। स्पष्ट रूप से उसकी निजी जिंदगी को लेकर उसे बर्बाद करने का इरादा था। लेकिन समस्या ये थी कि इस तरह के व्यक्तिगत विषयों के साथ ईशा मनगढ़ंत झूठ के खिलाफ अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर सकती थी। दर्शक सनसनीखेज अफवाहों पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक थे। हंगामे के बीच आकाश खन्ना मंच पर चढ़ गया। फूल पकड़े हुए वो ईशा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और ईमानदारी से कहा, ईशा, मैंने तुम्हारे साथ पहले गलत किया, चलो सुलह कर लेते हैं। मैं तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी के लिए अच्छी तरह से रखूंगा। दर्शक हंसी से फूट पड़े। कई लोग तो ईशा को उसे स्वीकार करने के लिए उकसा रहे थे और कुछ चिल्ला रहे थे कि वे चुंबन करें या कुछ और। ईशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने चिल्लाया, आकाश खन्ना, हमारा क्या रिश्ता है? तुम मुझे इस तरह क्यों बदनाम करते हो? आकाश खन्ना का चेहरा दर्द से भर गया। ईशा, तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो?
क्या तुम हमारे साथ बिताए खुशी के पल भूल गई हो? उस समय के दौरान मैं बहुत खुश था और तुम भी थी। जब भी हमें मौका मिलता हम साथ होते थे पूरी रात। क्या वो सब नकली था? तुम अब कह रही हो कि हमारा कोई रिश्ता नहीं था। तुम इसे मेरे साथ कैसे सही ठहरा सकती हो? नीचे बैठे दर्शक और भी शोर मचाने लगे। कुछ ने तो सीटी भी बजाई। ये सब निंदनीय रूप से उत्तेजक लग रहा था। मैं तुम्हारे साथ कभी कब थी? ईशा ने गुस्से से पीले पड़े चेहरे के साथ कहा। तुम भूल गई हो हमने साथ में जो खुशी के दिन बिताए थे, आकाश खन्ना ने पुरानी यादों में खोते हुए कहा। उस समय जब हम टीवी धारावाहिक की शूटिंग कर रहे थे, तुम रात में चुपके से मेरे कमरे में आ जाती थी। कभी कभी मैं तुम्हारे कमरे में घुस जाता था। हम हर दिन सुबह तक एक दूसरे को पकड़े रहते थे। कभी कभी तुम इतनी नींद से वंचित होती थी कि अभिनय करते समय मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पाती थी। क्या तुम सच में ये सब भूल गई हो? आकाश खन्ना के आरोप और भी अपमानजनक होते गए और दर्शकों की हंसी और भी जोरदार और ऊंची होती गई। उन्हें इस तरह के मसालेदार कांड पसंद थे। मैं मानता हूं मैं सिर्फ एक छोटा सितारा हूं और मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि तुम्हारी बराबरी नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। और क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे सभी प्रेमियों में मैं सबसे मांसल था, कि मैं तुम्हें सबसे अधिक आरामदायक महसूस करा सकता था? क्या तुम्हें सच में बेहतर पारिवारिक पृष्ठभूमि वालों को चुनना है? जब हम साथ थे, तुम कभी कभी दूसरे पुरुषों के साथ पूरी रात बाहर रहती थी। मुझे बताती थी कि तुम अपनी सहेलियों के साथ हो और मैंने वो स्वीकार कर लिया। मुझे पता था कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता था, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सहन करने को तैयार था। लेकिन तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकती? मैं पिछली बार सच में बहुत दुखी था, इसीलिए मैंने सुझाव दिया कि हम अलग हो जाएं। लेकिन मैं वास्तव में ऐसा नहीं चाहता था। मैं अभी भी तुम्हें भूल नहीं सकता। आकाश खन्ना सिसकियों के साथ बोला। एक आदर्श नाटक में एक दुखद रूप से समर्पित पुरुष नायक की छवि का प्रतीक। सिवाय इसके कि उसके आंसू केवल उसकी आंखों में घूमते रहे, कभी बाहर नहीं गिरे, और उसकी आंखें चुपके से दर्शकों को देख रही थी, स्पष्ट रूप से उनकी प्रतिक्रियाओं का आकलन कर रही थी। वो सिर्फ एक तीसरे दर्जे का सितारा था। शायद ही कोई उसे छोटी मोटी भूमिकाओं के लिए भी पूछता था। प्रसिद्ध होना एक असंभव बात थी। ईशा को बदनाम करके वो न केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उसकी लोकप्रियता का फायदा उठा सकता था, बल्कि अच्छी खासी रकम भी कमा सकता था। ये उसके लिए दोनों हाथों में लड्डू जैसा था। पहले कोई नहीं जानता था कि आकाश खन्ना कौन था, लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बाद आकाश खन्ना का नाम कई बार सुर्खियों में आया था। ऐसी घटना उसके बेतहाशा सपनों से परे थी। अब जब ये सच हो गया था तो वो उत्साहित कैसे नहीं होता। उनके आसपास की भीड़ शोर मचाती रही और जयकारे लगाती रही। कुछ ने तो आकाश खन्ना से अंतरंग विवरण साझा करने की मांग भी की। ईशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कई बार दावों का खंडन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सबूत के बिना लोग आकाश खन्ना के शब्दों पर विश्वास करना पसंद करेंगे। तभी जय सिंह की आवाज ईयरपीस से आई, गुस्सा मत करो, बस उससे वही पूछो जो मैंने तुम्हें बताया है। ईशा हिचकिचाई गाना खत्म करने के ठीक बाद जय सिंह ने उसे ईयरपीस के माध्यम से साहित्यिक चोरी के आरोपों से अपना नाम साफ करना शुरू करने के लिए कहा था। अब जय सिन्हा फिर से बोल रहा था। क्या उसके पास आकाश खन्ना से निपटने का कोई तरीका था? जल्द ही जय सिंह के शब्द आए और ईशा ने उसके निर्देश का पालन करते हुए भारी स्वर में कहा, आकाश खन्ना, जब तुम कहते हो कि हमारा रिश्ता था और हम इतने लंबे समय से साथ हैं, ठीक है, मेरे पास तुमसे कुछ सवाल है। क्या तुम उनका जवाब दे सकते हो? दर्शक अब तक शोर मचा रहे थे, लेकिन ईशा के दृष्टिकोण में अचानक बदलाव ने उन्हें चुप करा दिया। सभी मंच पर उन दोनों को ध्यान से घूर रहे थे, विस्फोटक खबरों के आने का इंतजार कर रहे थे। आकाश खन्ना भी चौंक गया ईशा के स्वभाव पर विश्वास करते हुए। उसने यहां अपने दावे करने की हिम्मत की थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ईशा
इतने शांत भाव से सवालों का जवाब देगी जिसने उसे एक पल के लिए संतुलन से बाहर कर दिया। एक पल की चुप्पी के बाद आकाश खन्ना फिर से बोला, ईशा, हमारी भावनाएं सच्ची थी। मैंने हमेशा महसूस किया है। बकवास बंद करो, ईशा ने ठंडक से बीच में टोका। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब देने से बहुत डरते हो? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारा विवेक दोषी है और तुम सच का सामना करने की हिम्मत नहीं करते। जैसे ही ये शब्द निकले, दृश्य शोर से गूंज उठा और सभी आकाश खन्ना को देखने लगे। हाँ, ईशा ने आखिरकार इस मामले पर सीधे जवाब दिया, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। क्या यह बदनामी हो सकती है? आकाश खन्ना कुछ चिंतित था। वो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि अपने आसपास के सभी लोगों की आंखों को देखते हुए उसके पास अंततः कोई विकल्प नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वो अकड़कर कहे, तुम पूछो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं और हमारे बीच जो है वो असली है। मेरा विवेक दोषी क्यों होगा? ठीक है, तो मुझे पूछने दो, हम आखिरी बार कब मिले थे? ईशा ने सख्ती से कहा। ये पिछले महीने की 7 तारीख को था। आकाश खन्ना की आवाज कुछ अनिश्चित थी। वास्तव में इससे पहले हर्षद हुकुम ने उसे ईशा के यात्रा कार्यक्रम का अध्ययन करने का निर्देश दिया था। इस तरह वह अपनी कहानी को ईशा के कार्यक्रम के साथ मिला सकता था ताकि पकड़ा न जाए। पिछले महीने की 7 तारीख कहाँ? ईशा ने पूछा। यही सीतापुर में। तुम यहाँ एक गायन प्रतियोगिता के प्रचार के लिए आई थी और मैं भी आया था, आकाश खन्ना ने कहा। नीचे के लोग सभी सहमति में सिर हिला रहे थे। कई लोग ईशा के यहाँ के प्रचार कार्यक्रम से अवगत थे। इसके अलावा आकाश खन्ना वास्तव में उस समय सीतापुर में था और समय और स्थान दोनों मेल खाते थे। उस दिन हमने क्या किया? ईशा ने फिर पूछा। एक जोड़ा जब मिलता है तो और क्या कर सकता है? आकाश खन्ना ने मुस्कान के साथ मजाक किया। क्या तुम भूल गई हो उस होटल में हमने कितनी बार किया? दृश्य एक बार फिर से शोरगुल वाला हो गया। किसी ने सीटी बजानी शुरू कर दी। ये बहुत उत्तेजक था। ईशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने चिल्लाया, कौन सा होटल, उसका नाम और स्थान बताओ। और ठीक कब? सटीक समय उगल दो। ये बहुत समय हो गया है, मुझे याद नहीं है, आकाश खन्ना ने कहा। तुम्हें याद नहीं है या तुमने अभी तक झूठ बोलने का तरीका नहीं सोचा है? ईशा ने ठंडक से पूछा। भीड़ एक बार फिर से शोर मचाने लगी। अगर तुम्हें पिछले महीने की कोई बात याद नहीं है तो क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? आकाश खन्ना कुछ हक्का बक्का रह गया, ध्यान से हर्षद हुकुम द्वारा दी गई जानकारी को याद कर रहा था। और फिर उसे उस होटल का नाम याद आया जहां ईशा रुकी थी और जोर से चिल्लाया, ये इंपीरियल क्राउन होटल में था, शाम को 9 बजे। इंपीरियल क्राउन होटल, ठीक है, ईशा ने उपहास किया और सिर हिलाया। ठीक है, चलो अभी के लिए उस बारे में बात नहीं करते। तुमने कहा कि हम पहले डेट कर चुके हैं, तो हमने कहा अपने प्यार का इजहार किया। और मिले स्थान बताओ, समय बताओ। मैं आकाश खन्ना घबरा गया। ईशा की लगातार पूछताछ उसकी सहन शक्ति से बाहर थी। वो झूठ बोल रहा था। वो सब कुछ इतनी अच्छी तरह से कैसे सोच सकता था? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ईशा ने ठंडक से कहा। सोचा नहीं था कि मैं इस तरह पूछूंगी, इसलिए तुम तैयार नहीं थे हैं ना। अगर तुम जवाब नहीं दे सकते हम, तो इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है कि तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि मानहानि के क्या परिणाम होते हैं? वहां मौजूद भीड़ और भी ज्यादा उग्र हो गई और आकाश खन्ना एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था, जिससे लोगों का उस पर विश्वास करना और भी कठिन हो गया। मैंने तुम्हें बदनाम नहीं किया, आकाश खन्ना ने पागलों की तरह जोर देकर कहा। हमारा वादा तब हुआ था जब हम एक टीवी नाटक की शूटिंग एक साथ कर रहे थे। सही समय सही जगह, ईशा ने ठंड से मांग की। आकाश खन्ना, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझ से सच्चा प्यार करते हो? क्या तुम समय और स्थान भी भूल गए? आकाश खन्ना पसीने से लथपथ था और कांपती हुई आवाज में बोला, वो पिछले सितंबर की बात है, फिल्म सिटी में। वहीं हमने अपना वादा किया था। सही समय सही जगह, ईशा ने सख्ती से दबाव डाला। मैं आकाश खन्ना
लगभग बौखला गया था। ईशा की पूछताछ इतनी आक्रामक क्यों थी? क्या तुम सवाल का जवाब दे सकते हो या नहीं? दर्शकों में से एक व्यक्ति चिल्लाए बिना नहीं रह सका। धत तेरे की, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? हमारी ईशा को बदनाम करते हो। इस कमीने को मार डालो। अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। नीचे की भीड़ लगातार दहाड़ रही थी। आकाश खन्ना के प्रति उनका संदेह बढ़ता जा रहा था। दांत पीसते हुए आकाश खन्ना ने गुस्से से जवाब दिया, 13 सितंबर को फिल्म सिटी के सेंट्रल होटल में तुम्हारे कमरे में मैं रात के 11 बजे आया था। उस रात तुमने मुझे जाने नहीं दिया। मैं पूरी रात तुम्हारे कमरे में रहा और हमने बस बहुत हुआ। ईशा ने आकाश खन्ना को बीच में ही टोक दिया। तुम्हें बकवास करते रहने और लोगों को धोखा देने की जरूरत नहीं है। अब सच सामने लाने का समय आ गया है। क्या सामने लाने का? आकाश खन्ना ने हक्का बक्का होकर पूछा। सबसे पहले पिछले महीने की 7 तारीख के बारे में। ईशा ने बर्फीली आवाज में कहना जारी रखा। पिछले महीने की 7 तारीख को मैं वास्तव में इंपीरियल क्राउन होटल में रुकी थी, लेकिन शाम के 9 बजे मैं होटल वापस नहीं आई थी। उस रात मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 10:30 बजे तक खत्म नहीं हुई थी। मैं 11 बजे होटल वापस आई। तुमने 9 बजे कहा। यह कैसे संभव हो सकता है? दृश्य एक बार फिर हंगामे में बदल गया। लोग चिल्ला रहे थे और आकाश खन्ना से उसके स्पष्ट धोखे के लिए निपटने के लिए खुजली कर रहे थे। आकाश खन्ना भौंचक्का रह गया। वास्तव में हर्षद हुकुम द्वारा दी गई जानकारी बहुत स्पष्ट थी। ईशा की प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 बजे शुरू हुई और 10:30 बजे समाप्त हुई, लेकिन उसने गलत याद रखा था और इस तरह यह सारी गड़बड़ी पैदा हो गई। जब मैंने 9 बजे कहा तो मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए 9 बजे होटल पहुंच गया था। आकाश खन्ना ने जल्दी से समझाया। हा, ईशा ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। मैंने अभी अभी अपने कार्यक्रम के बारे में बात खत्म की है। अब तुम्हारे कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। आकाश खन्ना का चेहरा उतर गया। ईशा वास्तव में उसके कार्यक्रम के बारे में जानती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो उससे ये सब सवाल पूछ रही थी। ईशा ने कहा, मेरी तरफ से की गई जांच के अनुसार पिछले महीने की 7 तारीख को तुम सप्तऋषि एक्सप्रेस होटल में रुके थे। शाम 6 बजे तुम्हारे 4 दोस्त तुमसे मिलने आए और तुम सब एक ढाबे पर खाने गए। तुमने सुबह 2 बजे तक खाया। तुमने बियर के 3 केस पिए और भोजन का बिल 627 रुपए आया। मालिक ने उसे 600 रुपए कर दिया। उसके बाद तुम होटल वापस नहीं गए, बल्कि एक नाइट क्लब में चले गए और सुबह 4 बजे के बाद ही तुम लौटे। क्या यह कार्यक्रम सही है? आकाश खन्ना का मुंह खुला का खुला रह गया। ईशा का स्थिति का वर्णन उसके कार्यक्रम से अक्षरशः मेल खाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भोजन की लागत भी सटीक थी। ईशा ने कितनी सावधानी से जांच की थी। एक पल की चुप्पी के बाद आकाश खन्ना ने दांत भींचकर कहा, तुम बकवास कर रही हो। उस रात मैं तुम्हारे साथ था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आकाश खन्ना, तुम्हारे दोस्त, रेस्तरां का मालिक, नाइट क्लब के लोग, वे सब गवाही दे सकते हैं। ईशा ने धीरे से फुसफुसाया, क्या तुम अभी भी हठपूर्वक इनकार करोगे? बकवास। आकाश खन्ना ने गुस्से से कहा, तुम्हारा परिवार पैसों से भरा है। तुम इन लोगों को खरीद सकती थी और बेशक वे तुम्हारे लिए गवाही दे सकते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। तुम बस अपनी दौलत का इस्तेमाल करके लोगों को धमकाना चाहती हो। इन शब्दों ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हा, ईशा का परिवार अमीर था और वो इन गवाहों को रिश्वत दे सकती थी। हे, ईशा फिर से ठंडेपन से हंसी। तुम कहते हो कि इन लोगों को मैंने खरीद लिया है, लेकिन मैं तुमसे पूछती हूं, ढाबों और नाइट क्लबों के बाहर लगे निगरानी कैमरों का क्या मैंने उन्हें भी खरीद लिया है? उन कैमरों ने तुम्हारी हर हरकत को रिकॉर्ड किया है। क्या निगरानी कैमरे भी झूठ बोल सकते हैं? इन शब्दों पर आकाश खन्ना लगभग जमीन पर गिर पड़ा। यह सही था, ढाबों और नाइट क्लबों में निगरानी कैमरे थे। वो उनसे बच नहीं सकता था। अब तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? ईशा ने ठंड से कहा। जब मैं निगरानी कैमरों का उल्लेख करती हूं तो तुम चुप हो जाते हो। तुम संघर्ष करना बंद कर देते हो।
बोलो भीद गुस्से में आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हरामखोर, तो तुम सच में ईशा को बदनाम कर रहे हो। ये आदमी, इसकी दुनिया का सामना करने की हिम्मत कैसे हुई? मारो इसे मार डालो, पुलिस को बुलाओ, इसे गिरफ्तार करो। कमीने कही कि इसे जीवन भर जेल में सड़ने दो। जेल इसके लिए बहुत अच्छी जगह है। इसकी जीभ काट दो। नालायक, तुम्हारी किसी को इस तरह बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? ईशा इतनी भोली भाली इंसान है और तुम उसे इस तरह बदनाम करते हो। ये घिनौना है। भीड़ के नारे अंतहीन थे और वे इतने उत्तेजित थे कि आकाश खन्ना कांपने लगा। हर्षद हुकुम द्वारा दिए गए पैसे के बारे में सोचते हुए आकाश खन्ना हार मानने को तैयार नहीं था और चिल्लाया, मुझे पिछले महीने की घटनाएं बहुत स्पष्ट रूप से याद नहीं है। वो मामला, मैं उस पर तुमसे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हमारे बीच जो पहले हुआ था वो नकली नहीं था। हे, इसीलिए तो मैं अतीत के बारे में पूछ रही हूं। ईशा ने ठंड से कहा, तुमने कहा कि हम पिछले साल 13 सितंबर को साथ थे। वास्तव में पिछले साल 13 सितंबर को मैं फिल्म सिटी में थी, लेकिन मैं उस रात होटल में नहीं रुकी क्योंकि हेमा दीदी फिल्म सिटी आई थी और हमें रात के खाने के लिए बाहर आमंत्रित किया था। उस शाम हम शहर के हिल्टन में रुके थे और मेरे साथ लवीना दीदी, गुरु किरण जी और जया दीदी भी थी। इस बिंदु पर ईशा रुकी और आकाश खन्ना को देखा और हर्षिता भी वहां थी। हम सबने वो रात एक साथ बिताई। तुम कहते हो कि मैंने लोगों को खरीदा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने जिन लोगों का अभी उल्लेख किया है उनमें से किसी को भी मैं खरीद सकती हूं? दृश्य में हंगामा मच गया। ईशा ने जिन लोगों का नाम लिया था वे सभी देश की प्रसिद्ध शीर्ष अभिनेत्रियां थी। विशेष रूप से हर्षिता, ईशा की कट्टर प्रतिद्वंद्वी, का वहां होना यह दर्शाता था कि इन व्यक्तियों को निश्चित रूप से रिश्वत नहीं दी जा सकती थी। मामला बहुत स्पष्ट होता जा रहा था। आकाश खन्ना दंग रह गया। उसने हवा में एक कहानी गढ़ी थी। उसे उस समय के दौरान ईशा के ठिकाने के बारे में कैसे पता चल सकता था? अब जब मैंने अपने ठिकाने के बारे में बात कर ली है तो तुम्हारे बारे में बात करने का समय आ गया है। ईशा ने ठंड से कहा, 13 सितंबर की शाम को तुमने एक अभिनेत्री को बहकाया और उसके साथ फिल्म सिटी के पास एक छोटे से होटल में रुके। तुम दोनों शाम 713 बजे अंदर गए और अगली सुबह 950 बजे तक बाहर नहीं आए, जिसके कारण तुमने अगले दिन अपनी शूटिंग छोड़ दी और अभिनेत्री को निर्देशक ने मौके पर ही निकाल दिया। जहां तक अभिनेत्री के नाम का सवाल है, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगी। मैं उसका परिवार बर्बाद नहीं कर सकती। हालांकि तुम्हारे अंदर जाने और बाहर आने की होटल की निगरानी फुटेज अभी भी वहां है। इन चीजों को नकली नहीं बनाया जा सकता। इन शब्दों के साथ पूरा आयोजन स्थल हंगामे में था और हंगामा और तेज हो गया। ईशा ने कहा कि वो अभिनेत्री का परिवार बर्बाद नहीं कर सकती, जिसका मतलब था कि अभिनेत्री शादीशुदा थी। इस आकाश खन्ना ने एक शादीशुदा महिला को बहकाया था। वो असली बदमाश था। ईशा ने एक गहरी सांस ली और आकाश खन्ना को घूर कर देखा। मैंने दोनों बार की विशिष्ट स्थितियों का विस्तार से वर्णन किया है। तुम्हारे ठिकाने निगरानी रिकॉर्ड में है, जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो आगे बढ़ो और दूसरे समय का उल्लेख करो। आकाश खन्ना, हमने तुम्हारी सभी गतिविधियों की अच्छी तरह से जांच की है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे बदनाम कर सकते हो? आकाश खन्ना का चेहरा राख जैसा हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशा ने पिछले साल से उसकी गतिविधियों का पता लगा लिया होगा। अब वो ईशा को बदनाम करना कैसे जारी रख सकता था? धत तेरे की कमीने, कुछ तो बोल। मंच के सबसे करीब खड़े एक आदमी ने गुस्से से दहाड़ा। हाँ, कुछ तो बोल। अगर हिम्मत है तो बोलो। हरामखोर हमारी ईशा को बदनाम करता है। क्या तू मौत मांग रहा है? मार डालो इसे। मैं इसे जान से मार दूंगा। भाड़ में जाओ। मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूं। नीचे की भीड़ गुस्से में थी और कुछ ने तो उसे पीटने के लिए मंच पर चढ़ने की भी कोशिश की। शुक्र है पास के सुरक्षा गार्ड उन्हें रोके हुए थे, जिससे गुस्से से भरी भीड़ आकाश खन्ना को मौके पर ही पीट पीट कर मार डालने से बच गई। वास्तव में ये सुरक्षा गार्ड भी गुस्से से उबल रहे थे।
उसकी रक्षा करते हुए कुछ गार्डों ने मौका पाकर उसे कुछ लातें भी मारी। गार्डों की सुरक्षा के बावजूद आकाश खन्ना का मुंह खून से लथपथ हो गया और वो दयनीय स्थिति में था। ईशा को एक अभूतपूर्व उत्साह महसूस हुआ। उसने अपने सभी सवाल ठीक वैसे ही पूछे थे जैसे जय सिंह ने निर्देश दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में आकाश खन्ना का इस तरह पर्दाफाश कर देगी। हालांकि वो समझ नहीं पा रही थी कि जय सिंह आकाश खन्ना के बारे में ये सब कैसे जानता था और जय सिंह उसकी गतिविधियों को इतनी अच्छी तरह से क्यों समझता था। जो वो नहीं जानती थी वो ये था कि जय सिंह ने आकाश खन्ना की जांच के लिए सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिससे आकाश की स्थिति की असाधारण रूप से स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब अपना नाम साफ करने की उसकी संभावनाएं और भी कम हो गई थी। ये देखकर कि स्थिति उसके खिलाफ हो गई है, आकाश खन्ना ने पराजित रूप से जाने का प्रयास किया। उसी क्षण ईशा ने कहा, आकाश खन्ना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस ऐसे ही चले जा सकते हो? उसे भागने मत दो, उसे रोको। भीड़ चिल्लाई और सुरक्षा गार्डों ने अपने कार्य में निर्णायक होते हुए सीधे आकाश खन्ना को रोक लिया। क्या तुमने मिस ईशा को तुमसे सवाल पूछते हुए नहीं सुना? एक सुरक्षा गार्ड आकाश खन्ना की गर्दन पकड़कर गुस्से से गरजाओ, जब तुम मिस ईशा को बदनाम करने आए थे तो तुम्हारे लिए बात करना कितना आसान था। अब जब मिस ईशा ने साबित कर दिया है कि तुमने झूठ बोला है तो तुम खिसक जाना चाहते हो। ऐसी कोई किस्मत नहीं। वापस आओ और ठीक से जवाब दो। सुरक्षा गार्डों के भयानक व्यवहार को देखकर आकाश खन्ना ने एक फूंक भी मारने की हिम्मत नहीं की और बेहद व्यथित दिखते हुए चुपचाप मंच पर लौट आया। इस घटना के बाद वो गलिगली का चूहा बन जाएगा। इस उद्योग को तो भूल ही जाओ, वो भविष्य में किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर पाएगा। आकाश खन्ना, क्या अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? ईशा ने ठंड से कहा। अगर तुम अभी भी पहले लगाए गए आरोपों पर जोर देते हो तो चलो हमारे कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं। आकाश खन्ना सिर झुकाए बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ईशा की आवाज ठंडी थी। अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं करूंगी। आकाश खन्ना, साफ साफ बताओ, तुम्हें मुझे बदनाम करने के लिए किसने कहा? मैं जानती हूं कि तुम्हें अकेले ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। आकाश खन्ना ने चुपचाप सिर झुकाए रखा। भीड़ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और गुस्से में आकाश खन्ना से जवाब देने की मांग करने लगी। धत तेरे की, बोलो, तुम आदमी हो या नहीं कहने की हिम्मत है, लेकिन मानने की नहीं। बताओ कि तुम्हारे तार कौन खींच रहा है और मैं तुम्हें जीने दूंगा भाड़ में जाए। उसका दादा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। भीड़ असाधारण रूप से गुस्से में थी। ईशा पर अपने पिछले संदेहों के लिए दोषी महसूस कर रही थी। अब वे केवल कार्रवाई के माध्यम से संशोधन करना चाहते थे। आकाश खन्ना निराश होकर अभी भी सिर झुकाए चुप रहा। फिर भी ईशा शांत रही। आकाश खन्ना, इस मामले के बारे में मैं जानती हूं कि तुम मास्टरमाइंड नहीं हो। तुम्हें बस किसी और ने इस्तेमाल किया है। अगर तुम इसके पीछे के व्यक्ति का खुलासा करते हो तो मैं तुम्हें निशाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन अगर तुम नहीं करते हो तो तुम अकेले इसके परिणामों को सहन नहीं कर पाओगे। आकाश खन्ना का रंग तुरंत पीला पड़ गया। हाँ, अगर सिसोदिया परिवार ने वास्तव में इस मामले को आगे बढ़ाया तो वो मर ही जाएगा। इस तरह की गंभीर मानहानि ने इतना प्रतिकूल प्रभाव डाला था। अगर सिसोदिया परिवार ने उससे निपटने के लिए अपने संबंधों का लाभ उठाने का फैसला किया तो उसने अनुमान लगाया कि वो जेल में सड़ सकता है। तुम शायद न कहो, लेकिन मैं जानती हूं कि ये किसने किया। ईशा ने सुस्ती से कहा। हालांकि अगर तुम बताते हो तो ये उसे इंगित करने जैसा है और ये तुम्हारे अपने कार्यों के लिए संशोधन के रूप में गिना जा सकता है। अगर तुम नहीं बताते हो तो इसका मतलब है कि तुम इस घटना को अपने दम पर कंधा देने के लिए तैयार हो। लेकिन क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? आकाश खन्ना, तुम बोलोगे या नहीं? आकाश खन्ना पूरी तरह से टूट गया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, मैं बताऊंगा। ये मामला, ये हर्षद हुकुम ने मुझे इसके लिए उकसाया था। ये सुनकर पूरा कमरा हंगामे में था। हर कोई हैरान था।
ये फिर से हर्षद हुकुम था। लावण्या के साथ पहले की घटना हर्षद हुकुम के कारण हुई थी। अब आकाश खन्ना के मुद्दे के साथ ये भी हर्षद हुकुम था। क्या ये कहने की भी जरूरत थी? ये स्पष्ट रूप से हुकुम परिवार ईशा को बदनाम कर रहा था। हरामखोर हर्षद हुकुम, वो कमीना भाड़ में जाए। उसके पूर्वज ये कमीना हर्षद हुकुम, क्या उसका इंसान होने का भी कोई चेहरा है? हर्षद हुकुम हर्षिता का चाचा है। ऐसा लगता है कि उसने ये हर्षिता को सत्ता में लाने के लिए किया। घिनौना भाड़ में जाए। मैं अपनी बाकी की जिंदगी हर्षिता को नीची नजर से देखूंगा। मैं जीवन भर के लिए हर्षिता को ब्लैकलिस्ट कर रहा हूं। भीद गुस्से में थी। उनकी भावनाएं उबलते बिंदु पर पहुंच गई थी। ऊपर एक कमरे में हर्षद हुकुम ने शुरू से अंत तक सब कुछ देखा। उसका चेहरा लोहे के नीले रंग का एक भयानक शेड बन गया। उसने सोचा था कि आकाश खन्ना के आने से ईशा को एक बार फिर बदनाम किया जाएगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो स्थिति को नहीं बदल सकती। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आकाश खन्ना के मंच पर आने के बाद वो न केवल ईशा को बदनाम करने में विफल रहेगा, बल्कि एक बार फिर उसका नाम साफ करने में भी मदद करेगा। इस बिंदु पर ईशा के खिलाफ सभी आरोप चले गए थे, लेकिन अब वही मुद्दे उस पर स्थानांतरित हो गए थे। इस बार वो खत्म हो गया था। वो शायद जनरल मैनेजर के रूप में अपनी स्थिति पर नहीं टिक पाएगा। एक बार घर वापस आने पर परिवार उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा देगा। धत तेरे की, ये कैसे हो गया? हर्षद हुकुम ने जोर से शाप दिया, मेज पर अपनी मुट्ठी मारी और कांच तोड़ दिया। उसके बगल के लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने सिर झुका लिया और अपनी आंखों से खुद को व्यस्त कर लिया। एक भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब तक यह स्पष्ट था कि हर्षद हुकुम वास्तव में बर्बाद हो गया था। उसी क्षण दरवाजा धक्का देकर खोला गया। कौन बिना खटखटाए अंदर आता है? हर्षद हुकुम ने दहाड़ा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा वो दंग रह गया। जो व्यक्ति अंदर आया वो हर्षिता थी। उसका चेहरा गुस्से से लिविट था। जब उसने एक कठोर आवाज में कहा, सातवें चाचा, क्या ये आपने किया? हर्षद हुकुम घबराया हुआ लग रहा था। हालांकि वो हर्षिता का सातवां चाचा था, लेकिन परिवार के भीतर उसका दर्जा उससे बहुत नीचे था। हुकुम परिवार एक अजीबोगरीब वंश था, जो परंपरागत रूप से पुरुष संतानों की समृद्धि से चिन्हित था, जबकि बेटियां अत्यंत दुर्लभ थी। हर्षिता की पीढ़ी में वो अकेली लड़की थी, जबकि दर्जनों लड़के थे। ऐसी परिस्थितियों में हर्षिता हर बड़े की आंखों का तारा थी। न केवल वो परिवार के मुखिया द्वारा अत्यधिक लाड़ प्यार की जाती थी, बल्कि परिवार में हर कोई उसे विशेष स्नेह देता था। परिवार में हर्षिता का दर्जा परिवार के मुखिया के बराबर था। परिवार में अपने दर्जे के कारण हर्षिता का व्यक्तित्व अजीब हो गया था। जब वो गुस्सा होती तो परिवार का बूढ़ा आदमी भी उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। अब जब हर्षिता एक मेनेसिंग हवा के साथ अंदर घुसी तो हर्षद हुकुम कैसे नहीं डरता अगर दादाजी को पता चल जाता कि उसने बाहर क्या क्या किया है और हर्षिता को इस झमेले में फंसा दिया है, तो घर लौटने पर उसे निश्चित रूप से कोड़े पड़ेंगे। हर्षिता, ये तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें समझाता हूं, हर्षद हुकुम ने हकलाते हुए कहा। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि क्या इसके लिए तुम जिम्मेदार हो? हर्षिता ने सख्ती से कहा। मैंने ये किया, लेकिन ये तुम्हारे भले के लिए था, हर्षद हुकुम ने जल्दी से जवाब दिया। सातवें चाचा, तुमने ये मेरे भले के लिए किया या तुम मुझे नीचा देखते हो? हर्षिता ने गहरी आवाज में कहा, ईशा को बदनाम करने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना और फिर मुझे शीर्ष पर पहुंचाना। सातवें चाचा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ईशा से कम हूं? मेरा ये मतलब नहीं था, हर्षद हुकुम ने उत्सुकता से कहा। अगर तुम्हारा ये मतलब नहीं था तो तुम्हारा क्या मतलब था? हर्षिता की आवाज और ठंडी हो गई। अगर ये नहीं तो क्या तुम कह रहे हो कि तुम जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे? अब जैसी स्थिति है, तुम मुझसे भविष्य में कैसे काम करने की उम्मीद करते हो? ये हर्षद हुकुम पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसके पास वास्तव में इसे समझाने का कोई तरीका नहीं था।
सातवें चाचा, आपने मुझे बहुत निराश किया है। हर्षिता ने आह अभरी और जाने के लिए मुड़ी। हर्षद हुकुम का रंग फीका पड़ गया था। वो जानता था कि इस बार जब वो घर लौटेगा तो उसके लिए ये आसान नहीं होगा। ईशा हर्षद हुकुम ने अचानक अपने दांत भींच लिए और चिल्लाया, ये सोचना कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश से जिंदा नहीं जाने दूंगा। किशोर, किसी को भेजो उसे पकड़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि वो फिर कभी दिन का उजाला न देख सके। उसके बगल में खड़ा युवक घबरा गया। सातवें साहब, ईशा वो सिसोदिया परिवार की सदस्य है। क्या ऐसा करने से सिसोदिया परिवार भड़क नहीं जाएगा? अगर सिसोदिया परिवार ने पूरी ताकत से जवाबी हमला किया तो क्या हम हुकुम परिवार सिसोदिया परिवार से डरते हैं? हर्षद हुकुम ने गुस्से से कहा, इसके अलावा सिसोदिया परिवार अब पतन पर है, डरने की क्या बात है? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। किशोर ने अपना सिर खुजलाया और अंत में कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और जाने के लिए मुड़ गया। उसी समय सितारा एंटरटेनमेंट और प्रोडक्शन क्रू में अफरातफरी मची हुई थी। सितारा एंटरटेनमेंट में साहित्यिक चोरी का मुद्दा अभी अभी सुलझा था और चेयरमैन सिसोदिया पहले ही गुस्से से भड़क चुके थे। आकाश खन्ना के आने और ईशा के मामले को सफलतापूर्वक सुलझाने के बाद चेयरमैन सिसोदिया एक बार फिर गुस्से में आ गए और अपने बेटे को कई थप्पड़ मारने के लिए दौड़ पड़े। वे मनोरंजन व्यवसाय में थे और वे अच्छी तरह जानते थे कि इस घटना के बाद ईशा का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। अगर ईशा अभी भी उनकी कंपनी के साथ होती तो सितारा एंटरटेनमेंट निश्चित रूप से देश की शीर्ष मनोरंजन कंपनियों में से एक बन सकती थी, शायद शीर्ष स्थान भी ले सकती थी। अब विक्रम सिसोदिया के ईशा का अनुबंध समाप्त करने के साथ उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ था। 570 करोड़ चेयरमैन सिसोदिया विक्रम सिसोदिया का कान खींचकर दहाड़ रहे थे। क्या तुम्हारी दृष्टि इस जीवन में वास्तव में इतनी संकीर्ण है? 570 करोड़ के लिए क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या छोड़ दिया है? ये 57 अरब हो सकता था। विक्रम सिसोदिया को रोने का मन कर रहा था। वो भी ये नहीं चाहता था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो दुनिया के सारे पैसे के लिए भी ऐसा काम नहीं करता। तभी दरवाजा अचानक धक्का देकर खोला गया और जय सिंह चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर आया। चेयरमैन सिसोदिया, जो गुस्से में थे, जय सिन्हा को देखकर मुस्कान का एक संकेत निकालने में कामयाब रहे। वकील साहब, आप यहाँ हैं, कृपया बैठिए बैठिए। चेयरमैन सिसोदिया खुद उनका स्वागत करने के लिए आगे आए, जो उन्होंने पहले नहीं किया था। बैठने की जरूरत नहीं, जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं यहाँ सबसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। जो भी हो, वकील साहब कृपया बेझिझक बोले। चेयरमैन सिसोदिया ने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, वैसे मिस ईशा कहाँ है? उन्हें बातचीत में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आमंत्रित करते? मेरा बेटा पहले वास्तव में बहुत आवेगी था और कुछ चीजें थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर आपसे वकील साहब माफी मांगना चाहता हूं। कैसा रहेगा, मैं आज रात कुछ व्यवस्था करूंगा और व्यक्तिगत रूप से वकील साहब और मिस ईशा से माफी मांगूंगा। क्या ये अच्छा लगता है? इसकी कोई जरूरत नहीं। इतनी विनम्रता क्यों? जय सिंह ने मुस्कान के साथ कहा, हमने पहले ही अनुबंध समाप्त कर दिया है और मैंने जुर्माना भी भर दिया है। हम अब एक ही परिवार का हिस्सा नहीं है। इतनी विनम्रता क्यों? चेयरमैन सिसोदिया का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, वकील साहब, आप ऐसा कहकर बहुत दूर जा रहे हैं। अतीत को दिल पर न ले, मैं यहां संशोधन करने के लिए हूं। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, जय सिंह ने हंसते हुए कहा, लेकिन कृपया इतने स्नेही न बने। मैं यहां सख्ती से आधिकारिक काम पर हूं। आधिकारिक काम? चेयरमैन सिसोदिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये नहीं समझ पाए कि जय सिंह का क्या मतलब है। ये इस तरह है, जय सिंह ने मुस्कान के साथ कहा, हमारे अनुबंध के अनुसार अगर मिस ईशा अनुबंध का उल्लंघन करने वाली थी तो हम जुर्माना अदा करेंगे और अनुबंध समाप्त कर देंगे। हालांकि अगर ये आप थे जिन्होंने एक तरफा अनुबंध समाप्त किया, तो क्या ये आप नहीं है जिन्हें जुर्माना अदा करना चाहिए? ये चेयरमैन सिसोदिया हक्के बक्के रह गए। ये वास्तव में सच था। अब इस सबूत के साथ कि वे पिछली घटनाएं झूठी थी, इसका मतलब था
कि ईशा ने अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया था। नतीजतन उन्होंने अनुबंध समाप्त कर दिया और ईशा को जुर्माना देना था। मुख्य मुद्दा यह था कि जुर्माना कम नहीं था, ये 10 अरब तक जा सकता था। राशि चाहे जो भी हो, ये उनकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। चेयरमैन सिसोदिया ने विक्रम सिसोदिया पर गुस्से भरी नजर डाली, जिसने बहुत जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। न केवल उन्होंने ईशा एक मेगा स्टार को खो दिया था, बल्कि उन्हें जुर्माना भी देना पड़ा था। वो इस बार सचमुच रसातल में पहुंच गया था। वकील साहब, हम सब यहां एक परिवार है। क्यों चीजों को इतना तनावपूर्ण बनाना? चेयरमैन सिसोदिया ने अजीब तरह से कहा। चेयरमैन साहब, आप गलत समझ रहे हैं। जय सिंह ने कहा, अनुबंध समाप्त होने से पहले हम एक परिवार थे, लेकिन उस समय आपने पहले ही काफी तनाव पैदा कर दिया था। 570 करोड़ का जुर्माना। हाँ चेयरमैन साहब, इस जुर्माने के बारे में कुछ है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता था। मैंने किसी से इसे देखने के लिए कहा था और ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इसमें अनुबंध, धोखाधड़ी भी शामिल हो सकती है। आपको उसके लिए भी मुआवजा देना होगा। क्या चेयरमैन सिसोदिया को लगा जैसे वो खून की उल्टी करने वाले हैं? जुर्माने के ऊपर और मुआवजा उन्हें कितना भुगतान करना होगा? विक्रम सिसोदिया को रोना आ गया जब उन्होंने सोचा कि ईशा खत्म हो गई है और सिसोदिया परिवार ढहने वाला है, तो उन्होंने वास्तव में जुर्माना मांगते समय कई अनुचित शर्तें रखी थी। उस समय जय सिंह ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया और बस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने सोचा कि उन्हें एक मूर्ख मिल गया है, लेकिन असली मूर्ख वे खुद निकले। जय सिंह स्पष्ट रूप से इस कदम की तैयारी कर रहा था, बाद में उन पर पलटवार करने का मौका इंतजार कर रहा था। इसके अलावा 570 करोड़ की भारी राशि के जुर्माने के साथ अगर जय सिंह उन पर पलटवार करता तो उन्हें एक महत्वपूर्ण नुकसान होता, अन्यथा वे इसे बिल्कुल भी निपटा नहीं पाते। वकील साहब, असल में ये क्यों होना चाहिए? चेयरमैन सिसोदिया की आवाज कांप रही थी। मुझे अनुबंध के मुद्दे के बारे में नहीं पता था। आप कंपनी के चेयरमैन हैं, आपका न जानना आपको इससे बरी नहीं कर सकता। जय सिंह हंसे। चेयरमैन साहब, इतने सालों के व्यापार के बाद आपको मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन सिसोदिया का माथा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, असल में ये कानूनी विभाग की ओर से एक गलती थी। मुझे सच में खेद है। मैं वापस जाकर उन्हें कड़ी सजा देना सुनिश्चित करूंगा। क्या इनाम देना है या क्या सजा देनी है, यह आपकी कंपनी का व्यवसाय है। हम अनुबंध के अनुसार, कानून के अनुसार कार्य करते हैं। जय सिंह हंसे। चेयरमैन साहब, मैं किसी को कुल राशि की गणना करने के लिए भेजूंगा और फिर याद रखें कि हम तालमेल बिठाएं। मैंने एक प्रारंभिक अनुमान लगाया है और ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी को शायद लगभग 13 अरब रुपए का मुआवजा देना होगा। क्या? चेयरमैन सिसोदिया की आंखें चौड़ी हो गई। 13 अरब? लेकिन कंपनी बर्बाद हो जाएगी है। वे 13 अरब है जो आप पर हमारा बकाया है। जय सिंह हंसे। लेकिन जो 570 करोड़ हमने आपको पहले दिए थे, वो भी आपको हमें वापस देना होगा। आखिर हम अनुबंध का उल्लंघन करने वाले नहीं है ना? चेयरमैन सिसोदिया कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। कुल मिलाकर उन्हें लगभग 19 अरब रुपए का भुगतान करना होगा। उनकी कंपनी, उनकी जीवन भर की मेहनत नष्ट होने वाली थी। ये लगभग 19 अरब रुपए है। विक्रम सिसोदिया ने उत्सुकता से कहा, आप हमें लूट क्यों नहीं लेते? मैं निश्चित रूप से इससे सहमत नहीं हूं। जय सिंह हंसे। डकैती इतनी आकर्षक नहीं होती। आप 19 अरब रुपए कहां लूट सकते हैं तुम? विक्रम सिसोदिया घबरा गया था। उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। अगर आप किसी को लूटना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से गलत जगह पर आए हैं। विक्रम सिसोदिया ने गुस्से से कहा, मैं आपको बता रहा हूं, सितारा एंटरटेनमेंट कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसे आप बस धमका सकते हैं। आज आप या तो वो समाप्ति अनुबंध पीछे छोड़ दें या आप इस जगह को नहीं छोड़ पाएंगे। ओह, क्या आप डकैती करने की तैयारी कर रहे हैं? जय सिंह हंसे। एक उंगली बढ़ाई और लापरवाही से उसे मेज पर थपथपाया। एक गड़गड़ाहट के साथ मेज फट गई, जैसे कि एक इमेंस बल द्वारा चकनाचूर हो गई हो।
आसपास के सभी लोग स्तब्ध थे। जय सिंह हंसे, मैनेजर साहब मेरे साथ सख्त होने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सच में गलत व्यक्ति को चुना है। जब लड़ाई की बात आती है तो मैं कभी किसी से नहीं डरा। विक्रम सिसोदिया डर से कांप रहा था। उसने ऐसी अलौकिक क्षमताएं कभी नहीं देखी थी। एक ही उंगली की नोक ने एक ठोस लकड़ी की मेज को उड़ा दिया था। क्या यह जादू था? जहां तक पैसे की बात है, आप बेहतर होगा कि जल्दी करें और इसे इकट्ठा करें। जय सिंह हंसे, बेशक अगर आपको लगता है कि यह बहुत ज्यादा है और आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। वकील संपर्क में रहेंगे और अगर ये अदालत में आता है तो हम इसे धीरे धीरे सुलझा सकते हैं। सभी को मैं अपनी विदाई लेता हूं। एक हंसमुख मुस्कान के साथ जय सिंह कमरे से बाहर चला गया। अंदर के सभी लोगों को मौत जैसी गहरी चुप्पी में छोड़ गया। किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। काफी देर बाद चेयरमैन सिसोदिया एक कुर्सी की मदद से कांपते हुए खड़े हो पाए। पिताजी, विक्रम सिसोदिया जल्दी से उन्हें सहारा देने गया। दूर हटो। चेयरमैन सिसोदिया ने विक्रम सिसोदिया के हाथ को जोर से झटक दिया, लेकिन इस प्रयास के कारण वो जमीन पर गिर पड़े। विक्रम सिसोदिया मदद करना चाहता था, लेकिन चेयरमैन सिसोदिया ने उसे फिर से झटक दिया। विक्रम सिसोदिया, तुम बेकार चीज। मैंने अपने जीवन भर में जो भी पारिवारिक संपत्ति जमा की है वो तुम्हारे इस गड़बड़ को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम जानते हो, मैंने ये सारी संपत्ति बचाई थी इस उम्मीद में कि मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगा, और तुमने इसे बस ऐसे ही बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, तुमने मेरे सेवानिवृत्ति की बचत को भी उड़ा दिया है। विक्रम सिसोदिया, मैं बस इतना ही करने में सक्षम हूं। अब से अपना ख्याल खुद रखो। विक्रम सिसोदिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो परिवार की वित्तीय स्थिति से बहुत परिचित था। लगभग 19 अरब उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्हें इसे चुकाने के लिए कंपनी के सभी शेयर बेचने होंगे। इन शेयरों के बिना वे पूरी तरह से निराश्रित हो जाएंगे। वे वो लापरवाह जीवन कहां पा सकते थे जो वे पहले जीते थे? मैं कैसे उम्मीद कर सकता था कि ईशा इस तरह से चीजों को बदलने में सक्षम होगी? विक्रम सिसोदिया ने नाराजगी से कहा, अगर वो अपना नाम साफ नहीं कर पाती तो हमें इस सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मैंने पहले ही कहा था। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, जल्दबाजी मत करो। चेयरमैन सिसोदिया ने झिड़कते हुए कहा, तुम बस सुनते नहीं हो। और अब देखो, कंपनी के विकास का मौका चला गया है और हम शायद कंपनी भी खो देंगे। विक्रम सिसोदिया, बस इसे जारी रखो। मैं देखना चाहूंगा कि तुम भविष्य में कैसे खाओगे। चेयरमैन सिसोदिया के बोलने के बाद वो एक कुर्सी की मदद से लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। बमुश्किल 2 कदम चलने के बाद उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और वो फर्श पर बेहोश हो गए। जय सिन्हा फिर प्रोग्राम टीम की तरफ गया और जैसे ही वो कमरे में घुसा, वो दूर से ही स्टेशन हेड को गालियां देते और चिल्लाते हुए सुन सकता था। वर्मा, तुम खुद को समझते क्या हो? अगर मैं तुम्हें मौका नहीं देता तो तुम अभी भी बेंच पर बैठे होते। अब तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पदोन्नत किया और तुम मेरी पीठ में छुरा घूंपते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं रहा? क्या तुम मुझे इस तरह चुकाते हो? दफा हो जाओ। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी दुखी नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। निर्माता खून से लथपथ सिर के साथ फर्श पर बैठा था। एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। टीवी स्टेशन में स्टेशन हेड वास्तव में एक लोहे की मुट्ठी के साथ शासन कर सकता था। जब जय सिंह अंदर आया तो सभी की निगाहें अचानक उस पर टिक गई। स्टेशन हेड गुस्से में था और जय सिंह को देखकर उसकी भौहें तुरंत तन गई। तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? स्टेशन हेड, ये मिस ईशा के वकील जय सिंह हैं। पास में किसी ने जल्दी से फुसफुसाया। क्या? स्टेशन मैनेजर चौधरी की पलक झपकी और वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। एक बड़ी मुस्कान डाली और जय सिंह की ओर दौड़कर उसका हाथ मिलाया। ओ, तो ये मिस ईशा के वकील है। नमस्ते। नमस्ते, मैं चौधरी हूं, इस टीवी स्टेशन का प्रमुख। आपसे मिलकर मुझे सचमुच सम्मानित महसूस हो रहा है। सम्मानित? जय सिंह ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। स्टेशन हेड चौधरी, मुझे डर है कि मैं अच्छी खबर के साथ नहीं आया हूं। चौधरी चौंक गया, लेकिन फिर भी मुस्कुराया। ओ वकील साहब, आपकी यात्रा ही हमारे स्टेशन के
लिए एक सम्मान है। बुरी खबर क्या हो सकती है, आप बहुत विनम्र हैं। ये तो देखना बाकी है। जय सिंह ने निर्माता पर एक नजर डाली और मुस्कुराया। मैं यहाँ निर्देशक वर्मा से मिलने आया हूँ। ओ, क्या मैं किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ? चौधरी ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, जबकि निर्माता को एक कठोर नजर दी। क्या तुम बहरे हो? वकील साहब, तुम्हारे लिए यहाँ जल्दी उठो। निर्माता लड़खड़ाते हुए उठा कांपते हुए बोला, वकील साहब, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतने विनम्र मत बनो। जय सिन्हा मुस्कुराया। मैं मुख्य रूप से आपसे इस अनुबंध के उल्लंघन के लिए जुर्माने के बारे में बात करने आया हूं। ओह वकील साहब, मुझे उस बारे में सच में शर्मिंदगी है। चौधरी ने जल्दी से कहा, मैंने अभी इसके बारे में सुना। यह हमारे स्टेशन का इरादा नहीं था। ये सब वर्मा का अपने दम पर किया गया था। असल में हमारे स्टेशन का मिस ईशा के साथ अनुबंध समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। नहीं, हमने जुर्माना मांगने पर विचार किया था। मैं उन्हें तुरंत जुर्माना वापस करने के लिए कहूंगा। कैसा रहेगा? अनुबंध के उल्लंघन का जुर्माना बेशक वापस चुकाना ही होगा। जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन सिर्फ जुर्माना चुकाना शायद काफी नहीं होगा। आज स्टेशन मैनेजर चौधरी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जल्दी से हंसे और कहा, हम मिस ईशा को एक शीर्ष स्तरीय सुपरस्टार के योग्य व्यवहार भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा हम अपनी माफी दिखाने के लिए मिस ईशा के लिए मुआवजे के रूप में 1 करोड़ और जोड़ देंगे। जय सिंह ने चौधरी पर एक नजर डाली और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह स्टेशन हेड वास्तव में एक बहुत चालाक व्यक्ति था। ये जानते हुए कि जय सिंह नाखुश था, उसने तुरंत मुआवजा देना शुरू कर दिया, जो सिसोदिया परिवार के पिता और पुत्र से कहीं ज्यादा होशियार था। स्टेशन हेड चौधरी, आपने मुझे गलत समझा है, जय सिंह ने कहा। मेरा मतलब है, इस अनुबंध की समाप्ति के साथ समझौते के अनुसार इसे मिस ईशा की गलती नहीं माना जा सकता। इसलिए जो जुर्माना हमने आपको शुरू में चुकाया था वो वापस किया जाना चाहिए। हालांकि चूंकि ये मिस ईशा की गलती नहीं है, ये अनिवार्य रूप से आपकी ओर से एकतरफा उल्लंघन है और आपको हमें जुर्माना चुकाना चाहिए। तभी चौधरी को समझ आया कि जय सिंह का क्या मतलब है। उसने अपनी आंख के कोने से निर्माता पर उग्र रूप से नजर डाली, लेकिन फिर भी मुस्कान के साथ कहा, यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आखिर हमने मिस ईशा को असुविधा पहुंचाई है, ये हमारी गलती है और हम संशोधन करने की पूरी कोशिश करेंगे। वकील साहब, राशि चाहे जो भी हो, हमारा टेलीविजन स्टेशन निश्चित रूप से इसका भुगतान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मिस ईशा और आप दोनों संतुष्ट हो। जय सिंह दिल खोलकर हंसे। स्टेशन हेड चौधरी, आप सचमुच एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपके साथ बात करना वास्तव में आरामदायक है। चौधरी अंदर से बहुत खुश हुआ और जल्दी से कहा, यह वकील साहब की बहुत प्रशंसा है। वास्तव में ये मुख्य रूप से हमारी गलती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें ही मुआवजा देना चाहिए। बस इतना है वकील साहब, आप देखिए, कार्यक्रम की रेटिंग हाल ही में बहुत अधिक रही है। शायद मिस ईशा अनुबंध को नवीनीकृत करने पर पुनर्विचार कर सकती है जारी रखने के लिए। यहाँ गाना जारी रखने के लिए अनुबंध का नवीनीकरण सवाल से बाहर है, जय सिंह ने सपाट रूप से कहा। चौधरी का चेहरा एक बार में रंगीन हो गया। उसकी सबसे बड़ी इच्छा ईशा के लिए अपने अनुबंध को नवीनीकृत करने और गाना जारी रखने की थी, जो ये सुनिश्चित करेगा कि टेलीविजन स्टेशन की रेटिंग अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक बढ़ती रहे। शायद ये टेलीविजन कार्यक्रम रेटिंग के लिए एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित कर सकता है। हालांकि चौधरी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह एक चतुर व्यक्ति था। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ईशा का मूल्य बढ़ने वाला है। चाहे ईशा गाने के लिए रुके या नहीं, वह उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था और उसे अपने लिए एक रास्ता छोड़ने की जरूरत थी। मैं केवल गहरी खेद व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन मुझे यह भी स्वीकार करना होगा, यह वास्तव में हमारी गलती है जिसने मिस ईशा की असंतोष का कारण बना है। हम सभी परिणामों को मानने के लिए तैयार है, चौधरी ने धीमी आवाज में कहा। जय सिंह ने चौधरी को देखा और सोचा कि वो वास्तव में बड़े मामलों को संभालने में सक्षम कोई व्यक्ति था। बस इस स्तर का धैर्य सराहनीय था। असल में ऐसा नहीं है कि ईशा यहां नहीं गा सकती।
मिस ईशा को भी हमारा ये मंच पसंद है, जय सिंह ने इत्मीनान से कहा। चौधरी की आंखें तुरंत चमक उठीं। तो क्या उम्मीद थी, हालांकि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मिस ईशा यहां गाए। जय सिंह ने आह भरी और कहा, तो हम वास्तव में काफी असहाय है। कौन नहीं चाहता कि मिस ईशा यहां गाए। चौधरी के होंठ उत्तेजना से कांप रहे थे। वहां जय सिंह ने निर्माता पर एक नजर डाली और मुस्कुराया। निर्देशक वर्मा हमारे यहां होने से खुश नहीं है। जब हम आज पहुंचे तो हमने निर्देशक वर्मा के साथ काफी देर तक बातचीत की, लेकिन उन्होंने हमें मंच पर नहीं आने दिया। इसलिए हमारे पास अनुबंध समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चौधरी की आंखों में रोष चमक उठा और निर्माता को एक जोरदार लात मारकर वो चिल्लाया, हरामखोर, तुम्हें निकाल दिया गया है, यहां से दफा हो जाओ। अभी निर्माता चकित था। निकाल दिया गया, बस ऐसे ही। चौधरी ने उस पर और ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय एक मजबूर मुस्कान के साथ जय सिंह की ओर मुड़ा। वकील साहब, ये व्यक्ति अब हमारे टेलीविजन स्टेशन के साथ काम नहीं करेगा। हम टेलीविजन स्टेशन ईमानदारी से आशा करते हैं कि मिस ईशा हमारे मंच पर लौट सकती है। सच में जय सिंह फिर से मुस्कुराया और कहा, लेकिन निर्देशक वर्मा ने पहले उल्लेख किया था कि कंपनी के कुछ उच्च अधिकारी नहीं चाहते थे कि मिस ईशा यहां गाए। वो बस आदेशों का पालन कर रहा था और मिस ईशा के साथ हमारे अनुबंध को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या चौधरी तुरंत निर्माता को रोकने के लिए मुड़ा और गुस्से से मांग की, कौन हरामखोर नहीं चाहता कि मिस ईशा यहां गाए? तुम मुझे बताओ, सब उगल दो। धत तेरे की वे यहां काम करते रह सकते हैं, मैं उनका उपनाम ले लूंगा। मैं निर्माता हकलाया, बोलने को तैयार नहीं था। तुम नहीं बोलोगे है ना? चौधरी गुस्से से चिल्लाया। ठीक है, तो मत बोलो, मैं खुद इसकी जांच करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मुझे खुद पता लगाना पड़ा तो तुम दोनों तरह से खत्म हो। अगर मैंने तुम्हें कुछ सालों के लिए जेल में नहीं डलवाया तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। निर्माता डर से काम गया। अगर ये मामला बढ़ गया तो चौधरी वास्तव में उसे सालों के लिए जेल भेज सकता था। मुख्य मुद्दा यह था कि चौधरी इसे आगे बढ़ाएगा या नहीं, और इस क्षण चौधरी स्पष्ट रूप से क्रोधित था। अगर वो नहीं बोला तो चौधरी वास्तव में इसे आगे बढ़ाएगा और तब वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। मैं बात करूंगा, निर्माता ने कांपते हुए कहा। प्रोडक्शन विभाग से निर्देशक शर्मा है, विज्ञापन विभाग से निर्देशक पांडे है, बाहरी संबंध विभाग से निर्देशक जोशी है, और भी। इस बिंदु पर निर्माता ने सावधानी से चौधरी को देखा और धीरे से कहा, और रोहित चौधरी। क्या चौधरी फट पड़ा, वो हरामखोर भी शामिल है? रोहित चौधरी वास्तव में चौधरी का बेटा था और टेलीविजन स्टेशन में भी काम करता था। निर्माता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। चौधरी क्रोधित होकर अपने हाथों को ताली बजाई और आदेश दिया, जाओ, उन हरामखोरों को तुरंत यहां लाओ। और रोहित चौधरी कमीना कहीं का, अगर मैंने आज उसे सीधा नहीं किया तो मेरा नाम चौधरी नहीं। उसके माथा तेजी से बाहर निकले और ज्यादा देर नहीं हुई कि निर्माता द्वारा नामित 3 व्यक्ति सभी अंदर लाए गए। वे 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे जिनकी शक्ल घटिया थी, जो अपनी शक्ति पर भरोसा करके काफी युवा सितारों के साथ भी खिलवाड़ कर चुके थे। ईशा के साथ घटना के बाद उन्होंने सोचा कि ये उनका मौका है। वे निर्माता के पास ईशा के लिए मुश्किलें पैदा करने की योजना के साथ आए, फिर उसे पीने के लिए बाहर जाने के लिए कहें और स्थिति का फायदा उठाएं। वे मूल रूप से ईशा को मंच पर गाने के लिए देखकर उत्साहित थे, ये सोचकर कि उसने उनकी नापाक शर्तों को मान लिया है, तो वे उस समय काफी रोमांचित थे। हालांकि जैसे जैसे स्थिति बदली, उनके भाव भी बदल गए। ईशा के पिछले मुद्दों के साफ होने के साथ उनके द्वारा की गई कार्रवाइयां शायद उन्हें मुसीबत में डाल देंगी। वास्तव में जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, ज्यादा देर नहीं हुई कि चौधरी ने उन्हें नीचे ले जाने के लिए भेज दिया। आखिरी में आने वाला रोहित चौधरी था, जो अभी भी प्रवेश द्वार पर चिल्ला रहा था, इतनी जल्दी क्या है? तुम लोग दिमाग से बीमार हो? या क्या वो मेरे पिताजी है? क्या वो मुझ पर गुस्सा होंगे?